नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और साथ ही ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज। शुरुआत कर रहे हैं आज की पहली खबर के साथ। पहली ब्रेकिंग न्यूज है, इजराइल लेबनान सेना की सीधी भिड़ंत शुरू हो गई है। दूसरी बड़ी खबर आज की है, IDF जवानों पर लेबनान सेना ने गोली चला दी है। तीसरी बड़ी खबर, लेबनान के 2 सैनिकों की मौत से भड़की है सेना। चौथी बड़ी खबर, इजरायली सेना की गोली, 2 सैनिक मारे जाने की भी खबर आ रही है। और इसी के साथ ही 4 अक्टूबर यानी शुक्रवार का दिन अरब महासंग्राम और इजराइल संहार के जिहाद का दिन बन सकता है, क्योंकि अरब में 2 बड़े घटनाक्रम होने वाले हैं। शुक्रवार को करीब 5 साल बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनेई जुमे की नमाज अदा कराने वाले हैं। पिछली बार जब खमेनेई ने ऐसा किया तो अमेरिकी बेस दहल उठे थे और इस बार आशंका है कि इजराइल पर सबसे बड़े हमले होने वाले हैं। उधर इजराइल ने भी ईरान के जिहाद प्रोग्राम को एक झटके में खत्म करने का प्लान तैयार कर रखा है, यानी बहुत बड़े नरसंहार की आशंका मंडरा रही है। रूस सहित अरब के कई देश ईरान और लेबनान के समर्थन में उतर गए हैं और इजराइल के साथ G7 देश खड़े हो गए हैं। देखिए अरब का शुक्रवार कितना विध्वंसक हो सकता है। इजराइल पर ईरान के हमलों के बाद यह निश्चित हो गया कि अब अरब के 2 सबसे बड़े दुश्मनों का महासंग्राम तय है। दो और 3 अक्टूबर को हुए कई घटनाक्रम और 4 अक्टूबर को होने वाला सबसे बड़ा घटनाक्रम इसके साफ साफ संकेत हैं। ये संकेत अरब से लेकर अमेरिका तक के कुछ नामचीन और शक्तिशाली चेहरों से मिले हैं। पहला चेहरा है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई, जो शुक्रवार को विध्वंसक घोषणा करने वाले हैं। दूसरा चेहरा है हिजबुल्लाह का मारा जा चुका प्रमुख हसन नसरल्लाह, जिसका अंतिम संस्कार शुक्रवार को होगा। तीसरा चेहरा है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने ईरान सहित कई फ्रंट पर हमले की प्लानिंग कर ली है। चौथा चेहरा है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिन्होंने इजराइल के पलटवार को समर्थन दे दिया है। पांचवा चेहरा है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने ईरान को खुला समर्थन दे दिया है। अक्टूबर 2024 यानी शुक्रवार अरब महासंग्राम का निर्णायक दिन साबित हो सकता है। शुक्रवार को महासंग्राम की घोषणा का सबसे बड़ा दिन तेहरान के लिए है। एक अक्टूबर को इजराइल पर हमला होते ही तेहरान की सड़कों पर जश्न मनाया गया। इजराइल के हमले में मारे गए हसन नसरल्लाह का प्रतिशोध पूरा होने पर लोग नसरल्लाह की तस्वीरें लेकर सड़कों पर उतर आए। शुक्रवार को तेहरान में सबसे बड़ा घटनाक्रम है जुमे की नमाज। तेहरान में 4 साल 10 महीने बाद सुप्रीम लीडर अली खमेनेई जुमे की नमाज अदा कर रहे हैं। इसके साथ ही नसरल्लाह की नमाज जनाजा भी खमेनेई की अगवानी में हो रही है।
इससे पहले खामनेई ने 6 जुलाई 2020 को IRGC कमांडर कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा कराई थी। 8 जुलाई 2020 को ईरान ने अमेरिका के सीरिया बेस पर 2 मिसाइल हमले किए थे। माना जा रहा है कि ये अरब में महारक्तपात वाला शुक्रवार हो सकता है। ऐसी आशंकाएं इसलिए भड़क रही हैं क्योंकि खामनेई नमाज के बाद बड़ा ऐलान कर सकते हैं। खामनेई नसरल्लाह के प्रतिशोध में इजराइल से युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। अरब के सभी प्रॉक्सी संगठनों से इजराइल पर हमले कराए जा सकते हैं। हिजबुल्लाह इजराइल पर सरप्राइज हमला शुरू कर सकता है। संकेत ऐसे हैं कि इस बार अरब की जंग सिर्फ सीरिया, ईरान, लेबनान, यमन और इराक तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि अब तक गाजा युद्ध के समाधान समर्थक अरब के देश भी जंग में एक्टिव हो सकते हैं। फिलहाल फिलिस्तीन के समर्थन में अरब के शिया बहुल देश ही इजराइल और उसकी सेना पर हमले कर रहे हैं और इनका लीडर है ईरान, क्योंकि ईरान इजराइल को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम में सबसे बड़ा बाधक है। ईरान की अमेरिका से भी पुरानी दुश्मनी है और इसीलिए इजराइल पर हमले कर रहा है। दूसरा देश है यमन। यहां से सबसे बड़ा शिया मिलिटेंट संगठन हूती हमले कर रहा है। यमन में सरकार से ज्यादा बड़े क्षेत्र पर हूती का कब्जा है। हूती ईरान के समर्थन से चलने वाला संगठन है। तीसरा देश है सीरिया। यहाँ की असद सरकार अमेरिकी नीतियों और उसके मददगारों के खिलाफ है। अमेरिका के धुर विरोधी रूस का इस देश में बहुत बड़ा प्रभाव है। ईरान समर्थक शिया मिलिटेंट संगठन सीरिया से लगातार हमले कर रहे हैं। चौथा देश है लेबनान, जहां सरकार से ज्यादा मजबूत हिजबुल्लाह है और हिजबुल्लाह ईरान के समर्थन से चलता है, यानी जो इशारा दिया जाएगा वो करता है। पांचवा देश है इराक। यहां से अमेरिका के खिलाफ शिया प्रॉक्सी गुट हमले कर रहे हैं। ये सभी गुट ईरान के समर्थन और उसके हथियारों के दम पर ही जंग लड़ते हैं। दूसरी तरफ अरब के सुन्नी बहुल देश हैं। सऊदी अरब, जो कि गाजा में युद्ध विराम चाहता है क्योंकि ये अमेरिका का समर्थक देश है। सऊदी अरब को अमेरिका से हथियार आपूर्ति होती है और हूती के साथ इसकी जंग है। हूती से बचने के लिए सऊदी अमेरिकी सुरक्षा पर निर्भर है। सुरक्षा के लिए अमेरिका के 2 सैन्य बेस सऊदी अरब में चल रहे हैं। दूसरा देश है यूएई, यानी संयुक्त अरब अमीरात। ये भी अमेरिकी खेमे का देश है। पश्चिमी देशों और यूएस के साथ यूएई के कारोबारी रिश्ते हैं। यूएई के धाफरा में अमेरिका का एयरबेस भी है। तीसरा देश है कतर। ये मध्यस्थ की भूमिका में है, लेकिन इसके भी कारोबारी हित अमेरिका से ही जुड़े हुए हैं। कतर के अल उदैद में भी अमेरिका का एक एयरबेस है। अरब के देश ओमान के भी कारोबारी हित अमेरिका से जुड़े हैं। ओमान के तुमारित में भी अमेरिकी एयरबेस हैं। अगला देश है कुवैत, जिसके पश्चिमी देशों के साथ अच्छे संबंध है। यहां भी अमेरिका के 3 सैन्य बेस हैं। लेकिन लेबनान पर हमले के बाद इन देशों का स्टैंड बदल रहा है। मिस्र के काहिरा में 2 अक्टूबर को गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बैठक हुई। जीसीसी में 6 देश बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई हैं। काहिरा की बैठक में इन देशों ने इजराइल के खिलाफ लेबनान का समर्थन किया है। इसके साथ ही गाजा में तुरंत युद्ध विराम की मांग की गई है। अब तक अमेरिकी प्रभाव के चलते इजराइल के युद्ध पर मौन या तटस्थ रहने वाले अरब के देशों पर भी दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि इजराइल का प्लान है कि शुक्रवार को एक और बड़ा कदम उठाया जाए।
शुक्रवार को हसन नसरल्ला का अंतिम संस्कार किया जाएगा और इस्माइल हानिया की तरह ही लाखों लोग इसमें शामिल होंगे। रिपोर्ट है कि इजराइल इस जनाजे की भीड़ को निशाना बना सकता है। इजराइल नसरल्ला के जनाजे पर बम वर्षा कर सकता है क्योंकि वो सुलेमानी की तरह नसरल्ला को शहीद नहीं बनने देना चाहता। नसरल्ला की शहादत के नाम पर ईरान जिहादी फौज खड़ी करने का प्लान बना रहा है। इजराइल के इस प्लान को अमेरिका से भी समर्थन मिल चुका है। 2 अक्टूबर को इटली में G7 देशों की आपात बैठक बुलाई गई। इस बैठक में इजराइल को समर्थन दिया गया। G7 देशों ने कहा कि इजराइल को ईरान पर हमले का अधिकार है। समीकरण ऐसे बन चुके हैं कि इजराइल के समर्थक देश और अरब के सुन्नी बहुल देश भी टकरा सकते हैं। इजराइल के समर्थन में अमेरिका सहित यूरोप के ईसाई देश खड़े हो गए हैं और लेबनान के समर्थन में अरब के मुस्लिम देश आ चुके हैं। शुक्रवार को ईसाई और यहूदी देश इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों का जिहाद शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है ईरान से मिसाइल हमले का वीडियो जहां जारी किया गया है। अंडरग्राउंड गोदाम से निकाली गई हैं मिसाइलें, ट्रक से निकाला गया है मिसाइलों का ये जखीरा। 1 अक्टूबर की रात इजराइल पर हमले का ये वीडियो है। TV9 भारतवर्ष पहला भारतीय न्यूज चैनल है जो लेबनान के वॉर ग्राउंड पर पहुंच गया है। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर सुमित चौधरी उस जगह से रिपोर्ट भेज रहे हैं जहां इजरायली सेना लगातार भीषण बमबारी कर रही है। TV9 भारतवर्ष के कैमरे में विनाश की जो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं डराने वाली है। इस वक्त लेबनान की राजधानी बेरूत के कई इलाके खंडर बन चुके हैं। सबसे भयानक तबाही बेरूत के दाहिया में हो रही है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, 15 से 16 मंजिला, ये जमींदोज हो चुकी है। इस जंग का कि अब यहां पर सिविलियन एरियाज को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। अब सिर्फ आपको बर्बादी नजर आ जाएगी। यह वही इलाका है जिसे इलाका माना जाता है हिजबुल्लाह का। इजराइल लेबनान में जिस जगह पर विनाश की बरसात कर रहा है वहां TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर पहुंच चुके हैं। TV9 भारतवर्ष इकलौता हिंदी न्यूज चैनल है जो लेबनान वॉर जोन में पहुंचा है। ये आलम है इस समय यहाँ पर इस जंग का कि अब यहाँ पर सिविलियन एरियाज को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। बेरूत समेत पूरा लेबनान विनाश की भयावह आग में किस तरह जल रहा है, आज TV9 भारतवर्ष वॉर जोन से इसकी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा है। इजराइल ने बेरूत समेत पूरे दक्षिणी लेबनान में फिर से भीषण बमबारी की। इस बार हमला हवा के साथ साथ समंदर से भी हुआ। मिसाइलों की बरसात की गई। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की नई बमबारी में 50 से ज्यादा लोग मारे गए, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। करीब 50 इमारतों के तबाह होने की रिपोर्ट है। इजराइल ने सबसे विध्वंसक हमले हिजबुल्लाह के गढ़ बेरूत के दाहिया में किए। दाहिया में इजराइल ने एक के बाद एक 4 राउंड में विस्फोट किए। हमले में हिजबुल्लाह से जुड़ी इमारतें बर्बाद हो गई। इजराइल ने बेरूत के हेल्थ अथॉरिटी सेंटर को भी टारगेट किया। इमारत को बड़ा नुकसान पहुंचा है।
बैरूत के अल मशरफिया में इजरायली हमले में बहुत बड़ी तबाही हुई है। बैरूत के ही अल बशोरा में एक रिहायशी इमारत मलबा बन गई। बैरूत के ही हरेत इलाके में एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए। एक 15 मंजिला इमारत पूरी तरह से जल गई। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के अल हदात में हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम को ध्वस्त कर दिया। इजराइल के मुताबिक बेका में उसने एक साथ 9 टारगेट को समाप्त कर दिया। इजरायली सेना ने पहले बैरूत के कई इलाकों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया। इसके बाद मिसाइलों और फास्फोरस बम से जबरदस्त हमले किए। फास्फोरस बम से हमला करने पर प्रतिबंध है। बावजूद इसके इजराइल पर फास्फोरस अटैक करने का आरोप है। इजराइल लेबनान में पहली बार एक साथ 3 फ्रंट से हमले कर रहा है। जल, थल और नभ से हिजबुल्लाह पर जबरदस्त वज्रपात किया जा रहा है। इजराइल ने पहली बार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भूमध्य सागर से विध्वंसक हमले किए। इजरायली सेना ने अब लेबनान में समुद्र से भी हमले शुरू कर दिए हैं। लेबनान में भूमध्य सागर से बमबारी की जा रही है। 24 घंटे के अंदर इजरायली वॉरशिप ने लेबनान में मिसाइलें दागकर जबरदस्त तबाही मचाई है। बैरूत में इजरायली युद्धपोत ने कई जगहों पर गैब्रियल मिसाइलों से हमला किया है। आईडीएफ के मुताबिक बैरूत में कुछ ही घंटों के अंदर 40 गैब्रियल मिसाइलें फायर की गईं। इजरायल के हमलों में सिर्फ बैरूत के अंदर ही 46 लोग मारे गए। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर सुमित चौधरी लेबनान के वॉर जोन में पहुंच चुके हैं। इजराइल के हमले से बैरूत किस तरह से बर्बाद होता जा रहा है, TV9 के कैमरे पर इसकी बहुत ही भयावह तस्वीर रिकॉर्ड हुई है। मैं इस समय जहां मौजूद हूं ये बैरूत का हेरेट इलाका है और अगर आप ये देखें अभी थोड़ी देर पहले यहां पर एयर स्ट्राइक्स की गई थी और अभी का आलम यह है कि चारों तरफ आपको यहां पर इन बिल्डिंगों को आप देखेंगे कि एक खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। थोड़ी देर पहले इजराइल ने इन्हीं इलाकों के अंदर अटैक किए हैं और इजराइल ने कह दिया है कि इन इलाकों को जल्द से जल्द खाली कर दे, सिविलियन इलाकों से निकल जाए। लेकिन ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, 15 से 16 मंजिला, ये जमींदोज हो चुकी है और अभी का आलम यहां पर यह है कि अभी इजराइल की तरफ से बड़ी एयर स्ट्राइक्स यहां पर अंजाम दिए जा रहे हैं। बैरूत के हेरेत इलाके में इजराइल ने इतना जबरदस्त हमला किया कि 15 मंजिला इमारत आग की लपटों में घिर गई। ये इमारत लोगों के रहने की जगह हुआ करती थी जहां पे लोग रहते थे, लेकिन 2 घंटे पहले की गई एयर स्ट्राइक्स में करीबन 15 से 16 मंजिला इमारत जमींदोज हो चुकी है। आप देखिए ये आलम है इस समय यहाँ पर इस जंग का कि अब यहाँ पर सिविलियन एरियाज को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है और ये इसलिए भी आप मानिए कि इजराइल ने अब इस जंग का दायरा बहुत आगे बढ़ा दिया। दाहिया समेत बैरूत के कई इलाकों में इस वक्त विनाश का भयावह मंजर है। जान बचाने के लिए लोग सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं। बैरूत में अब सिर्फ बारूदी आग, धुआं और मलबा नजर आ रहा है। ये है इन इलाकों की तस्वीरें जहां पर अब सिर्फ आपको बर्बादी नजर आ जाएगी। इजराइल ने अभी अपनी 5 ब्रिगेड इन इलाकों में उतारी है और आलम देखिए आप कि अभी किस तरीके का आलम इस समय मौजूद है। आइए मैं आपको और भी चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत बुरा इस समय मंजर है देखिए और ये वॉर जोन है, ये रियल वॉर जोन है जो TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है कि अभी जो जंग है इसका दायरा लगातार कितना बड़ा होता जाएगा। 1 महीना पहले जब मैं यहाँ मौजूद था तब मुझे ऐसा लगता था कि शायद इस इलाके में जंग नहीं आएगी, लेकिन 1 महीने में परिस्थितियाँ कैसी बदल गई। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता सुमित चौधरी दाहिया में उस जगह पर पहुंचे जहां हिजबुल्लाह का सेंट्रल हेडक्वार्टर था। वो हेडक्वार्टर जिसे इजराइल ने बंकर बस्टर बम से तबाह कर दिया था, वो जगह जहां हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का अंत हुआ था, वो इलाका अब पूरी तरह से मलबा बन चुका है।
हम इस समय दहिया के इलाके में हैं और अगर आप देखें नसरल्ला की फ़ोटो आप देखेंगे, हज़रत नसरल्ला की तस्वीरें यहाँ पर लगा रखी हैं। हर घर पर आपको ऐसी तस्वीरें नज़र आ जाएंगी। और ख़ास बात ये कि अभी यहाँ पर जो अटैक किए गए थे, कहा यह जा रहा है कि ये एक बड़ा कमांड कंट्रोल सेंटर था दहिया के अंदर। दहिया वही इलाका है जिसे इलाका माना जाता है हिजबुल्लाह का, जहाँ पर लगातार हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है, जहाँ के हर घर के अंदर इनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई सर्विलेंस का काम होता था। अगर आप देखें बड़े बड़े आपको यहाँ पर कैमराज, आपको केबल्स और आपको दूसरी चीज़ें मिल जाएंगी। इजराइल जिस तरह जल, थल और नभ से हमले कर रहा है, उससे लेबनान में विनाश का क्षेत्रफल बहुत ही बड़ा और भयावह हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, लेबनान के दाहिया में हवा से बमबारी हुई है। हिजबुल्लाह का एक और अहम ठिकाना नष्ट किया गया है। हमले में हिजबुल्लाह का संचार भवन मलबा बन गया है। इजरायली सेना आधुनिक हथियारों से लैस है। वायुसेना से लगातार मदद मिल रही है, लेकिन लेबनान की जमीन पर मौजूद इजरायली जवानों के लिए सबसे ज्यादा घातक साबित हो रहा है हिजबुल्लाह का मृत्यु जाल। गाजा की तरह ही लेबनान में भी सुरंगों का बहुत बड़ा जाल है। हिजबुल्लाह सैनिकों पर गुरिल्ला प्रहार कर रहा है। जंगल और मिट्टी के ऊंचे टीलों से भी अचानक हमले हो रहे हैं। इजरायली सैनिकों की मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। जख्मी सैनिकों को लाने के लिए लगातार हेलीकॉप्टर्स उड़ान भर रहे हैं। हिजबुल्लाह के मौत देने वाले चक्रव्यूह को भेद पाना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। जहां इंसानों का नामो निशान नहीं दिखता, जहां अंधेरे में सिर्फ सन्नाटा नजर आता है, वैसे ही वीरान इलाकों में अचानक बरसने लगती है गोलियां। अंधेरे के बीच अचानक जमीन के भीतर से निकल आते हैं कई हिजबुल्लाह लड़ाके। हिजबुल्लाह के ऐसे ही चक्रव्यूह अब इजरायली सैनिकों की मौत की वजह बन रहे हैं। हिजबुल्लाह ने 14 इजरायली सैनिकों को मारने का दावा किया। इजरायल ने 8 सैनिकों की मौत की जानकारी दी है। इजरायल के दर्जनों सैनिक जख्मी हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने बरसों पहले से इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन से मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी थी। यही वजह है कि लेबनान इजरायल की सीमा पर हिजबुल्लाह के कई डेथ ट्रैप इजरायली सैनिकों के इंतजार में हैं। लंबी लंबी सुरंगों के ऊपर कई जगहों पर शाफ्ट लगे हुए हैं। शाफ्ट को पत्तों और घास से ढक दिया गया है। हिजबुल्लाह के लड़ाके सुरंग में छिपे हैं। सुरंग की एंट्री के लिए कई रास्ते हैं। सुरंग में जाने के रास्तों को पेड़ पौधों से ढक दिया गया है। अब लेबनान में हालात ऐसे हैं कि इजरायली सैनिकों को हिजबुल्लाह के लड़ाके देख रहे होते हैं, लेकिन इजरायली सैनिक उन्हें नहीं देख पाते। हिजबुल्लाह के लड़ाके सही मौके का इंतजार करते हैं और फिर सुरंग से अचानक निकलकर हमला करते हैं। इजरायली सेना को पलटवार का मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि हिजबुल्लाह लड़ाके हमला करके छिप जाते हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके सीक्रेट रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सुरंग से दूसरे सुरंग में जाकर छिप रहे हैं। सुरंगों में भी विस्फोटक लगाए गए हैं। इजरायली सेना जिन सुरंगों में घुस रही है, वहां विस्फोट से धमाके कराए जा रहे हैं। इजरायली सेना मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल कर रही है। वॉल थ्रू रडार से सुरंग का पता लगाया जा रहा है। जंगल, झाड़ियां और मिट्टी के टीले भी हिजबुल्लाह के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। लेबनान की सीमा में इजरायल के कई हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं। इसकी वजह है लगातार जख्मी हो रहे इजरायली सैनिकों को रेस्क्यू करना।
मॉडर्न हथियारों और हमास से कई महीनों की जंग का अनुभव रखने वाले कमांडर्स भी हिजबुल्लाह के चक्रव्यूह को भेदने में नाकाम हो रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत होने के साथ ही इजरायली सेना को एहसास हो गया है कि हिजबुल्लाह हमास से कितना ज्यादा ताकतवर है। आपको दिखाते हैं कि लेबनान में इजरायली सेना को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लेबनान इजराइल की सीमा पर कई सुरंगें हैं। सुरंगों के रास्ते हिजबुल्लाह के लड़ाके अचानक हमला कर रहे हैं। सबसे बड़ी वजह है कि एक सुरंग में एंट्री के कई सीक्रेट रास्ते हैं, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह लड़ाके अचानक हमला करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत के बाद हिजबुल्लाह के लड़ाके रिहायशी इलाकों में छिप गए हैं, इसीलिए इमारतों की खिड़की से अचानक सेना पर फायरिंग हो रही है। कई जगहों पर इजरायली सेना पर घेर कर हमले हो रहे हैं। लेबनान के कई इलाकों में घने जंगल हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके इसका फायदा उठा रहे हैं। जंगल में छिपे लड़ाके अचानक हमला कर रहे हैं। इजरायल की कमांडो टीम पर जंगली इलाके से ही हमला किया गया है। लेबनान इजरायल की सीमा के करीब पहाड़ और पथरीला इलाका भी है। यहाँ पहाड़ और ऊंचे ऊंचे टीलों के पीछे से अचानक हिजबुल्लाह के लड़ाके धावा बोल रहे हैं और इजरायली सैनिकों को संभलने का मौका नहीं दे रहे। इन्हीं वजहों से इजरायली सेना में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। लेबनान में इजरायली सैनिक कैसे इलाकों में जंग लड़ रहे हैं, इन तस्वीरों से यह जाहिर हो रहा है। लेबनान का कुछ इलाका बेहद हरा भरा है, जहां घने जंगल हैं। तो वहीं कुछ इलाके बिल्कुल बंजर और पथरीले हैं। खुले मैदानों से लेकर घने जंगलों में हिजबुल्लाह के सीक्रेट ठिकानों से इजरायली सेना को बचना है। इजरायल ने लेबनान में मरने वाले 8 सैनिकों की तस्वीरें जारी की हैं और पीएम नेतन्याहू ने इन सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। हिजबुल्लाह के लगातार हमलों के बाद हवाई हमले तेज कर दिए गए हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाके अंडरग्राउंड हैं। जमीन के नीचे छिपे लड़ाकों को मारने के लिए ही ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हुई है। गाजा की तरह ही सुरंगों की एंट्री बड़ी बड़ी इमारतों और मकानों के भीतर है। हिजबुल्लाह बेहद पुराने तरीकों का भी इस्तेमाल कर रहा है। जंगल में कई जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। गड्ढों के भीतर नुकीले हथियार लगाए गए हैं। गड्ढों को छिपाने के लिए टहनियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बॉर्डर के करीब कुछ ऐसे रूट भी हैं जिनका हिजबुल्लाह कभी इस्तेमाल नहीं करता। वजह है वहां मौजूद बारूदी सुरंग। लेकिन इजरायली सैनिकों को बारूदी सुरंगों के बारे में जानकारी नहीं है। ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत होने के बाद हिजबुल्लाह के लड़ाके रिहायशी इलाकों में चले गए हैं। इसलिए कई इलाकों में इजरायली सेना के पहुंचते ही अचानक हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके स्मोक बम का इस्तेमाल कर रहे हैं। धुआं फैलने की वजह से हिजबुल्लाह लड़ाके आसानी से भागने में कामयाब हो रहे हैं। इजरायली सैनिकों को घेरने के लिए फायरिंग की आवाज का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इजरायली टीम को घेरने के लिए जानबूझकर किसी इलाके से फायरिंग करवाई जाती है और जैसे ही इजरायली टुकड़ी उस ठिकाने तक पहुंचती है, 3 तरफ से हिजबुल्लाह लड़ाके हमला कर देते हैं। हिजबुल्लाह के हमलों को नाकाम करने के लिए अब ड्रोन से रेकी की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सुरंगों का नेटवर्क है, जिसे पूरी तरह से कब्जे में लेने में इजरायली सैनिकों को काफी ज्यादा वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। इजरायल में फिर हिजबुल्लाह का हमला हुआ है। उत्तरी इजरायल में कई जगहों पर धमाके की खबर है और हिजबुल्लाह ने 43 रॉकेट से यह हमला किया है।
गाजा लेबनान के बाद अब इजराइल ने सीरिया में भी जबरदस्त बमबारी की है। जैसे हालात बन चुके हैं उससे साफ है युद्ध का एक नया फ्रंट अरब में खुल सकता है। इसके पीछे बेंजामिन नेतन्याहू की एक सटीक रणनीति है। दरअसल सीरिया में हमला करके हिजबुल्लाह का सप्लाई रूट ब्लॉक करना चाहता है इजराइल। साथ ही अमेरिकी सैन्य बेस पर हो रहे हमले भी रोके जा सकते हैं, लेकिन इस बमबारी में रूट से टकराव बढ़ सकता है क्योंकि सीरिया में मौजूद रूसी बेस पर भी कुछ बम गिरे। अब रूस तमतमाया हुआ है जो ईरान के साथ मिलकर इजराइल अमेरिका के खिलाफ विध्वंसक ब्लूप्रिंट बना सकता है। जैसे लेबनान दहला, वैसे ही सीरिया में भी बारूदी बवंडर आया और इसके पीछे इजराइल है जिसने सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी पर ताबड़तोड़ हमले किए। यह इजराइल का नया ब्लूप्रिंट है जिसमें वो एक एक करके उन तमाम जगहों पर हमले करेगा जहां ईरानी प्रॉक्सी के ठिकाने हैं। जिसमें पहले हमास पर हमले किए, फिर लेबनान में बमबारी की, उसके बाद सीरिया में अटैक किया, अब यमन और इराक में भी हमले कर सकता है। इजराइल ने कुछ घंटे पहले सीरिया में हमले किए और वो कितने विध्वंसक थे ये उसी की तस्वीरें हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क में कई जगह बम गिराए गए। पश्चिमी दमिश्क के अल बेज्जा की एक इमारत को जमींदोज कर दिया। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में एक IRGC की सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। ये उसी इमारत का मलबा है जिसे बमबारी में गिरा दिया गया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों ही अल कुद्स फोर्स के कमांडर बताए जा रहे हैं। इसमें से एक नसरल्लाह का दामाद भी था। मारे गए शख्स का नाम हसन कासिर है। हसन कासिर इजराइल के गोलन हाइट्स मिलिट्री पोस्ट पर हमले की प्लानिंग कर रहा था। कुछ दिन पहले हसन कासिर का भाई भी बैरूत में इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारा गया था। बताया जाता है कि हसन कासिर और उसका भाई हिजबुल्लाह को फंडिंग भी करते थे। ये ठीक उसी तरह का हमला था जैसे लेबनान में किए गए। अंदेशा है इजराइल ने सीरिया में बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया जिसने तबाही मचा दी। सीरिया में पिछले 48 घंटे से हमले जारी हैं। ईरानी प्रॉक्सी के अलावा रूसी बेस पर भी हमले किए गए। इजराइल ने रूसी बेस पर हमले इसीलिए किए क्योंकि वहां पर रूस से आए हथियार मौजूद थे जिन्हें ईरानी प्रॉक्सी को सप्लाई किया जा रहा था। दरअसल इजराइल हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन को काटना चाहता है जिससे हिजबुल्लाह तक रसद और हथियार ना पहुंचे। अभी रूस से ईरान हथियार और रसद पहुंच रहे हैं जो ईरान से इराक पहुंचाए जाते हैं, फिर आगे सीरिया होते हुए लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर भेजे जाते हैं। इस बीच लेबनान में इजराइल बमबारी कर रहा है, इसलिए हथियार सप्लाई रुकी हुई है। इसलिए उन्हें दमिश्क में रूसी बेस पर रखा गया था। ये रूसी बेस पर बमबारी का वीडियो है। हमले के दौरान तेज धमाका हुआ और कई फीट ऊंची आग की लपटें उठने लगी। कई घंटे तक इसी तरह आग जलती रही। कई रॉकेट रूसी मिलिट्री बेस के पास भी गिरे। इसके अलावा दमिश्क के जबले टाउन में भी भीषण बमबारी की गई। रिहायशी इलाकों पर बम गिराए गए। दरअसल मोसाद का इनपुट था कि ईरानी प्रॉक्सी इसी जगह छिपे हैं, इसलिए बम गिराकर उनके मंसूबों को रौंद दिया। इसके अलावा कई हथियार गोदाम उड़ा दिए। ईरान ने दावा किया है कि हमलों के पीछे अमेरिका और इजराइल है जो अरब में सारे समीकरण बदल देना चाहते हैं। अब इसकी वजह भी समझिए, अमेरिका और इजराइल ऐसा क्यों करना चाहते हैं। हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई पर रोक लगाई जा सके, सीरिया में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी के ठिकाने तबाह हो सके, अरब में रूस को कमजोर किया जा सके, ईरान और रूस के गठजोड़ को तोड़ा जा सके। क्योंकि अरब में सीरिया में रूस के मिलिट्री बेस हैं, युद्ध की स्थिति में वो सीरिया से ईरानी प्रॉक्सी को मदद पहुंचा सकता है और अमेरिका रूस से सीधा टकराने से बचेगा।
इसीलिए सीरिया में हमले करके रूस की रसद और उसके दायरे को रोकने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि इजराइल ने गोलन हाइट्स पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। एक तरफ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन किया जा रहा है, दूसरी तरफ गोलन हाइट्स से सीरिया पर मिसाइल और बम बरसाए जा रहे हैं। रूसी बेस पर बमबारी होने से इजराइल रूस में टकराव बढ़ सकता है। हालांकि अभी तक इजराइल ने रूसी बेस पर हमले का दावा नहीं किया है, बल्कि इजराइल इसे ईरानी प्रॉक्सी संगठन अल कुद्स फोर्स पर हमले बता रहा है। हालात गंभीर होते जा रहे हैं, इसलिए अमेरिका ने सीरिया, इराक के अलावा अरब में अपने मिलिट्री बेस पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हो सकता है ईरान वहां हमला कर दे। साथ ही लाल सागर में हूती के हमले रोकने के लिए उसने लाल सागर के पास पड़ने वाले बेस को वॉर रेडी कर दिया है। जिन बेस को अलर्ट मोड पर डाला है उनके नाम है, जॉर्डन में उसके 2 बेस हैं जहां 3000 सैनिक हैं, जबकि सऊदी अरब में 5 बेस पर 3000 सैनिकों की तैनाती है। बहरीन में 3 बेस जहां 7000 सैनिक तैनात हैं। इसी तरह कतर में 1 बेस जहां 13000 सैनिक हैं, जबकि यूएई में 3 बेस पर 5000 सैनिक, ओमान में 6 बेस और 600 सैनिक तैनात हैं। कुल मिलाकर अमेरिका के 30,000 से ज्यादा सैनिक तैयार हैं। इसके अलावा अमेरिका ने पूर्वी भूमध्य सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी में अपने युद्धपोत लगा दिए हैं, जिससे एक साथ ईरानी प्रॉक्सी के हमलों को रोका जा सके और इजराइल के लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के अलावा सीरिया में तबाही मचाने में कोई रुकावट न आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। लेबनान के बैरूत में लगातार 3 धमाके हुए हैं। दक्षिणी बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकाने नष्ट किए गए हैं। आईडीएफ ने कई इमारतों को निशाना बनाया है। रूस यूक्रेन जंग में अब तक का सबसे विध्वंसक मोड़ आ चुका है, क्योंकि 48 घंटे पहले क्रेमलिन ने एक वार्निंग दी और 48 घंटे पूरे होने के साथ ही यूक्रेन का खार्किव प्रांत 7100 किलो वजनी विनाशक बम के प्रहार से थर्रा उठा। ऐसा जल्जला आया जिसे देख हर कोई सहम उठा, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग में पुतिन ने पहली बार वैक्यूम बम, जिसे फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया। आखिर इस हमले के बाद कैसा था बारूदी मंजर, देखिए इस रिपोर्ट में। एक विनाशक ब्लास्ट और इसके बाद बारूद से सना धुआं आसमान की तरफ उठता दिखाई दिया। जोरदार धमाके के साथ ही दर्जनों इमारतें जमींदोज हो गईं। कई किलोमीटर दूर तक शॉक वेव फैलती दिखाई दी और देखते ही देखते यूक्रेनी सरजमी का एक इलाका तहस नहस हो गया। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जिस पिन पॉइंट लोकेशन पर यह विध्वंसक ब्लास्ट हुआ, वहां दूर दूर तक भूकंप के झटके तक महसूस किए गए। कई किलोमीटर दूर रिहायशी इलाकों में खिड़की और दरवाजों के शीशे तक दरक गए। ये तस्वीरें यूक्रेन के खार्किव प्रांत की हैं, जिसके वोवचांस्क शहर पर रूस ने अब तक का सबसे भीषण प्रहार किया, वो भी वैक्यूम बम के जरिए, जिसे दुनिया फोब यानी फादर ऑफ ऑल बॉम्ब के नाम से जानती है। दुनिया के युद्ध इतिहास में पहली बार रूस ने यूक्रेन के खिलाफ फोब यानी फादर ऑफ ऑल बॉम्ब का इस्तेमाल किया। ये एक ऐसा धरती फाड़ बम है जिसके एक प्रहार से ही 3 किलोमीटर का इलाका थर्रा गया, धरती कांप उठी। कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ तबाही और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया, क्योंकि ये एक वैक्यूम बम है।
आपको बताते हैं कि पुतिन के इस विनाशकारी हथियार को फादर ऑफ ऑल एटम बॉम्ब क्यों कहा जाता है। तो आपको बता दें कि वैक्यूम बम करीब 7100 किलो वजनी होता है। इस विनाशक बम की कुल ताकत 44 टन की है। धमाके के साथ 300 मीटर के इलाके में तबाही मचाता है। इसे एटमी बम वर्षकों के जरिए दागा जा सकता है। अब तक रूस यूक्रेन जंग में गोला बारूद के साथ साथ क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल होता था, मगर पहली बार पुतिन ने ओडैम 9000 वैक्यूम बम जैसे विध्वंसक का इस्तेमाल किया। दावा किया जा रहा है कि जैसे ही खार्किव में यह बम फटा, 3 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तबाह हो गया। इंसानों के साथ साथ पेड़ पौधे, यहां तक कि जानवर और पक्षी भी मारे गए। गौर करने वाली बात यह है कि वैक्यूम बम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। कोई भी मुल्क जंग में अपने दुश्मन के खिलाफ वैक्यूम थर्मोबैरिक जैसे विनाशक बमों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मगर पुतिन ने यूक्रेन की सिलिकॉन वैली यानी खार्किव को दहलाया, बेहिचक फोब का इस्तेमाल किया। दरअसल इस बम के इस्तेमाल के साथ ही आशंका जताई जा रही है कि ये रूस यूक्रेन युद्ध की फाइनल स्टेज है, जिसका मतलब ये कि अब किसी भी वक्त यूक्रेनी सरजमी पर न्यूक्लियर ब्लास्ट हो सकता है। किसी भी वक्त यूक्रेन का कोना कोना एटमी विनाशकों के इस्तेमाल से ध्वस्त हो सकता है। मतलब ये कि आज का हमला तो यूक्रेन समेत तमाम पश्चिमी देशों के लिए ट्रेलर है, सीधी वार्निंग है। वो ये कि फादर ऑफ ऑल बॉम्ब का इस्तेमाल तो खार्किव में हो चुका, मगर यूक्रेन की राजधानी कीव फोब के साथ साथ एटमी विनाशकों से भी तहस नहस हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, वीडियो से इजराइल का बड़ा दावा हो रहा है। हिजबुल्लाह की खुफिया यूनिट पर हमला हुआ है और खुफिया विंग का मुख्यालय बम से नष्ट किया गया है। ये तस्वीरें वीडियो के जरिए आपके सामने। बेरूत में हिजब का सीक्रेट ठिकाना तबाह हुआ। ईरान इजराइल में युद्ध का सबसे विध्वंसक दौर शुरू हो चुका है। अब दोनों देशों ने अपने अपने जासूस उतार दिए हैं, जो लगातार खुफिया इनपुट दे रहे हैं, जिसके सारे सटीक हमले किए जा रहे हैं। अरब में फैले जासूसी जाल से खतरा इतना बढ़ गया है कि इजराइल तमाम ईरानी प्रॉक्सी को पनाह देने वाले देशों पर हमला कर सकता है, जबकि ईरान के जासूस इजराइल में घुसकर प्रॉक्सी हमले कर सकते हैं। बमबारी, मिसाइल स्ट्राइक और ग्राउंड ऑपरेशन। इस बार इजराइल के हमले एकदम सटीक हैं, जिसमें वो लगातार ईरानी प्रॉक्सी के बड़े कमांडर को मौत के घाट उतार रहा है। दरअसल इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ऑपरेशन की कमान संभाली हुई है, इसलिए मोसाद से मिले इनपुट के बाद ही हमले किए जा रहे हैं। मोसाद खुफिया एजेंसी दुनिया को बताना चाहती है कि 7 अक्टूबर फिर से दोहराया नहीं जाएगा। एक गलती बार बार नहीं होगी और अब उसकी भरपाई लेबनान, सीरिया में तबाही मचाकर की जा रही है। इसके लिए मोसाद के एजेंट हर उस देश में हैं जहां ईरानी प्रॉक्सी एक्टिव है। मोसाद के जासूसों का नेटवर्क बढ़ता जा रहा है और वहीं से मिल रहे इनपुट के बाद बड़े हमले किए जा रहे हैं।
ईरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया को मारा। लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को मारा। सीरिया में IRGC की मीटिंग में बम गिराए, जिसमें नसरल्लाह के दामाद को मार गिराया। जबकि इससे पहले हिज्ब कमांडर फवाद शुक्र, रदवान फोर्स के चीफ इब्राहिम अकील को मार गिराया। दरअसल ये पूरा खेल मोसाद के नेटवर्क के जरिए रचा गया, जिसमें हिजबुल्लाह से लेकर हमास और सीरिया इराक में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी की गोपनीय सूचनाएं मोसाद को लगातार मिल रही हैं। यहां तक कि ईरान में भी मोसाद के जासूस एक्टिव हैं। इसीलिए ईरान इजराइल के जासूसी नेटवर्क से घबरा रहा है। ईरान का दावा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को हत्या के षड्यंत्र की जानकारी दी थी, लेकिन मोसाद के इनपुट से IDF ने ऑपरेशन पहले शुरू कर दिया। इससे नसरल्लाह को भाग निकलने का मौका भी नहीं मिल पाया था। अब ईरान भी मोसाद की तरह जासूसों का नेटवर्क बना रहा है, जो इजराइल में भी मौजूद हैं और अमेरिका में भी, जिनसे मिले इनपुट के आधार पर ईरानी प्रॉक्सी हमले कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ईरान की सीक्रेट सर्विस एजेंसी वाजा के इनपुट पर ही इजराइल में मिसाइल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। सटीक जानकारी थी, इसलिए इजराइल के कई मिलिट्री बेस पर भारी तबाही मचाई जा सकी। यानी अब अरब की जंग में जासूसों का नेटवर्क युद्ध की दिशा और दशा तय कर रहा है। खासतौर से ईरान और इजराइल जासूसी नेटवर्क के जरिए ही हमले को अंजाम दे रहे हैं। इजराइल की मोसाद खुफिया एजेंसी, ईरान की वाजा सीक्रेट सर्विस एजेंसी। अब इन्हीं दोनों के बीच जंग छिड़ी हुई है, इसलिए दोनों देशों के जासूस हर उस जगह पर हैं जहां से ईरानी प्रॉक्सी ऑपरेट हो रहे हैं। खास बात यह है कि इजराइल ने एक खुफिया बंकर बना लिया है, जो यरूशलेम की पहाड़ियों के बीच मौजूद है। युद्ध से जुड़े सारे फैसले बंकर से ही लिए जा रहे हैं। युद्ध को लेकर पीएम नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और कमांडर इन चीफ के अलावा मोसाद और शिन बेत चीफ बंकर में ही मीटिंग करते हैं। कहा जा रहा है ईरान पर हमला करके खमेनी पर अटैक का ब्लूप्रिंट खुफिया बंकर में ही बनाया जा रहा है। उधर ईरान की खुफिया एजेंसी वाजा से मिले इनपुट के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनी को एक खुफिया बंकर में भेज दिया गया है, जिस पर परमाणु हमले का भी असर नहीं होगा। बताया जा रहा है कि खमेनी वहीं से ईरानी प्रॉक्सी को मैसेज भिजवा रहे हैं। IRGC चीफ हुसैन सलामी खमेनी से मिले निर्देश के बाद ही ईरानी प्रॉक्सी को हमले के लिए कह रहे हैं। यानी जब तक खुफिया एजेंसी का इनपुट नहीं मिलता, तब तक हमला नहीं किया जाता है। अरब में फैले जासूसी नेटवर्क को देखकर अमेरिका ने एक नया प्लान बनाया है। अब CIA ने रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया में जासूसी कराने के लिए विज्ञापन दिया है, जिससे नए जासूसों को रिक्रूट करके अमेरिका के जासूसी तंत्र को मोसाद की तरह मजबूत किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जापान के एक हवाई अड्डे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक ही रनवे पर जबरदस्त ब्लास्ट हुआ, और जब इस धमाके से जुड़ी जांच की गई, हर कोई सन्न रह गया।
जापान के हवाई अड्डे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक ही विमानों के रनवे पर जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाके के साथ काले धुएं का गुबार आसमान में उठने लगा। ये सीसीटीवी फुटेज दक्षिणी जापान के मियाजाकी हवाई अड्डे की है, जहां एयर स्ट्रिप के पास ब्लास्ट होता दिखाई दिया। इस धमाके के बाद पूरे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। एयरपोर्ट के सिक्योरिटी से जुड़े लोग अलर्ट मोड पर आ गए और फौरन सुरक्षा एजेंसियों को मौके पर बुलाया गया। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर बम फटने से 7 मीटर चौड़ा गड्ढा बन गया। धमाके के बाद अधिकारियों को रनवे तक बंद करना पड़ा। मियाजाकी हवाई अड्डे से 87 उड़ानों को रद्द करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मियाजाकी एयरपोर्ट के रनवे पर जो ब्लास्ट हुआ उसकी वजह थी एक विनाशकारी बम जिसे दशकों पहले जमीन में दफनाया गया था। दावा किया गया कि जापान में हमले के लिए अमेरिका ने इस बम का इस्तेमाल किया, लेकिन उस दौरान यह बम फटा नहीं, मगर दूसरे विश्व युद्ध का यह बम कई सालों बाद अचानक ही फटा।